बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर आफियत से होंगे। नहीं तो पहले साथियों आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नीले शोले के आखिरी हिस्से के साथ। जैसे कि इसका पहला हिस्सा नीला शोला, दूसरा हिस्सा नीले शोले के शिकारी, ये दोनों हिस्से आपकी खिदमत में पेश किए जा चुके हैं। अब हाजिर खिदमत है इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा जिसका नाम है 5-2 और X2 का हंगामा। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके आखिरी हिस्से का आगाज़ करते हैं। दफातन वो चौंक पड़े। ये कैसी आवाज़ थी, किसी औरत ने पूछा। होशियार हो जाओ, कई मर्द बोला। और वो बड़ी तेज़ी से उठ खड़े हुए। उनके पास हल्की मशीन गनी थी और हर एक की कमर से सफरी थैले लटके हुए थे। ये 4 औरतें और 5 मर्द थे। वो सब साफ रंगत और हासी जिसामत रखते थे। क्या बात है, किसी और ने पूछा। फायरों की आवाज़ें आई थी। एक ने कहा कान बज रहे होंगे, दूसरे ने जवाब दिया नहीं मैं सही कह रहा हूँ, ज़रा गौर करो तो तुम भी सुन सकते हो। हाँ, आवाज़ें तो सुनाई दे रही हैं, इतराज़ करने वाले ने बगौर सुनने के बाद कहा, मगर काफ़ी दूर की मालूम होती हैं। वो अहमक वाली पार्टी हमसे निस मील के फासले पर है। क्या मतलब? दूसरे ने चौंक कर कहा। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि उस अहमक एशियाई वाली पार्टी का किसी से टकराव हो गया है? हाँ, ये आवाज़ें यही बता रही हैं, लेकिन उस तरफ कोई दूसरी पार्टी नहीं। हो सकता है रात भर में कोई और सही रास्ते पर लग गया हो। शायद बॉस को जगा दो, हो सकता है वो लोग इधर निकल आए। ओह हाँ, किसी ने कहा और पत्तों के बिस्तर पर लेटे हुए आदमी का शाना पकड़कर हिलाने लगा। सोने वाला जाग गया। फिर वो उठते हुए बोला, क्या बात है टोनी? बॉस, वो उस अहमक वाली पार्टी का किसी से टकराव हो गया है, टोनी ने कहा। ओहो, बॉस उछलकर खड़ा होते हुए बोला, कौन खबर लाया है? फायरिंग की आवाज़ें आ रही हैं बॉस, टोनी ने कहा। हाँ, आवाज़ तो आ रही है, उसने हवातन गोश होकर फायरिंग की आवाज़ सुनते हुए कहा, मगर ये आवाज़ें दूर की हैं। यस बॉस, निस मील का फासला है, तुम लोग होशियार रहो, उसने कहा। मुमकिन है वो लोग इधर निकल आए। कौन बॉस? टोनी ने पूछा। वो अहमक वाली पार्टी? नहीं, वो जिनसे उनका टकराव हुआ है, बॉस ने कहा। मेरा मतलब आदमखोरों से है, उस तरफ उनकी 4 बस्तियां हैं। क्या उन पर आदमखोरों ने हमला किया है बॉस? सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बॉस ने कहा, क्योंकि अभी तक कोई और पार्टी उस रुख पर आगे नहीं बढ़ी है सिवाय उस अहमक के। बॉस, हमने पैराडोन को भी तो दोपहर को देखा था, टोनी ने कहा। वो हमसे बहुत पीछे है, बॉस ने कहा, और सही राह पर जाने के लिए पैराडोन को हमारा ताकुब करना पड़ेगा। बॉस, टोनी ने कहा, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। वो क्या? हमारी तरफ से 2 पार्टियां क्यों आई हैं? टोनी ने कहा। एक पार्टी उस चीज़ को हासिल नहीं कर सकती थी। अंदेशा था कि दूसरे ममालिक के जासूस भी सरगर्म हो जाएंगे, बॉस ने कहा। इसीलिए उनको उलझाने की गर्ज से हमारी जानिब से 2 पार्टियां रवाना की गई हैं। गोया हमारी जो माहिर अर्जियात पार्टी है वो सिर्फ दिखावा है। हाँ, उसका काम सिर्फ दूसरों पर नज़र रखना और उनको आगे बढ़ने से रोकना है, बॉस ने कहा, और वो आसानी से ये काम कर सकते हैं। आदमखोरों का खतरा तो उनको भी हो सकता है बॉस। हर एक को हो सकता है, बॉस ने कहा, इसलिए हमारे साथ औरतें हैं। क्या मतलब बॉस? ये औरतें इस मुहिम में क्यों लाई गई हैं? बॉस ने पूछा। क्या उनके बगैर हम ये काम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे बॉस, टोनी ने कहा। फिर ये क्यों साथ आई हैं? सिर्फ रिश्वत के लिए। क्या मतलब बॉस? टोनी ने पूछा। तुमने रवानगी के वक्त कहा था ना कि ये 4 गैर तरबियत याफ्ता औरतें हमारे किस काम आएंगी, बॉस ने कहा। यस बॉस, टोनी ने सर हिला दिया। उनका अब तक का मुशर्रफ तो तुमने देख ही लिया, बॉस ने कहा। यह हम बांचू का दिल बहलाती रही हैं। मुझे उस पर हैरत थी बॉस, लेकिन अब उनका असल मुशर्रफ सुनो, बॉस ने कहा। ये औरतें यहाँ के आदमखोरों को हम रिश्वत के तौर पर पेश करेंगे ताकि वो हमारे आगे जाने के लिए रास्ता साफ कर दें। मैं समझा नहीं बॉस, टोनी ने हैरत से कहा। यहाँ के कबायली सरदार गोरी चमड़ी वाली औरत को बीवी बनाना बड़ा फ़ख्र समझते हैं, मगर इस सूरत में जबकि इस सूरत को उसके किसी अजीज़ ने सरदार को पेश किया हो। ये काम तो वो अगवा करके भी अंजाम दे सकते हैं बॉस। नहीं, इस तरह उनके अकीदे के मुताबिक औलाद नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई उनको औरत पेश ना करे तो ये उसे हाथ भी नहीं लगाएंगे। ये तुमसे किसने कह दिया? बॉस ने कहा। औरत पेश ना करने की सूरत में ये उसे दूसरों के साथ ही खा जाएंगे। इस तस्वर ही से रोंगटे खड़े हो जाते हैं बॉस कि इंसान को खा जाता है, टोनी ने कपकपा कर कहा। हमें होशियार रहना है, बॉस ने कहा। अगर उनका टकराव वाकई आदमखोरों से हुआ है तो वो इस तरफ भी आ सकते हैं। हम पूरी तरह होशियार हैं बॉस, टोनी ने कहा। मिस्टर माइक, ये फायरिंग कौन कर रहा है? 4 में से एक औरत ने पूछा। वो शिकारी पार्टी है, मगर रात को शिकार कहाँ? बोलने वाली करीब आ गई थी। ये कबूल सूरत औरत थी जो जवान थी और हासी चालाक नजर आती थी। ये जंगल है, माइक ने कहा। यहाँ ज़रा सी बात पर भिड़क कर शिकारी एक दूसरे पर फायरिंग कर डालते हैं। आपने बताया था मिस्टर माइक कि यहाँ चीते बकसरत होते हैं, लड़की ने कहा। हाँ, कहा तो था, मगर अब तक मुझे एक भी नज़र नहीं आया। चीता उस वक्त भी नज़र आता है जब वो नज़र आना चाहे। क्या मतलब? लड़की चौंकी।
वो ऐसा ही चालाक और होनहार जानवर है, माइक ने कहा। इतनी खामोशी से करीब से गुजर जाएगा कि हमें एहसास तक न होगा, मगर सुनते हैं वो इंसानों को चीर फाड़ डालता है। बाज़ सूरतों में, माइक ने कहा, हो सकता है इस वक्त भी एक या एक से ज़्यादा चीते हमारी ताक में साथ चल रहे हो। माय गॉड, वो फरीनी लेकर बोली। तुम उन तीनों के पास जाओ, माइक ने उससे कहा। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? होगी तो पहले बता देंगे, माइक ने कहा, और वो वापस चली गई। बेचारी, टोनी ने कहा, अपने अंजाम से बेखबर है। खबर होनी भी नहीं चाहिए, माइक ने कहा। बॉस, क्या मैं आगे जाकर देखूं? टोनी ने कहा। नहीं, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, माइक ने कहा। राह भटकने का अंदेशा है। बॉस, एक बात कहूँ? टोनी ने सरगोशी की। हाँ कहो, क्या बात है? मुझे ऐसा महसूस होता है बॉस, जैसे कोई हमारी निगरानी कर रहा है। इस ख्याल की वजह? दो एक मरतबा मैंने एक खेबड़े को इधर से उधर जाता देखा है, टोनी ने कहा। बस ऐसे लगा जैसे कोई जुस्त लगाकर इधर से उधर हुआ है। ये बात कब की है? जब हमने यहाँ क़याम किया था उस वक्त की। तो महमक हो टोनी, माइक ने जला कर कहा। क्यों बॉस? इसलिए कि अगर ऐसी बात थी तो ये तो भी उसी वक्त बतानी चाहिए थी, माइक ने चारों तरफ देखते हुए कहा। बॉस ठीक कह रहा है, टोनी, उनमें से एक और बोला। वो जो कोई भी है हमारी निगरानी कर रहा है, माइक ने कहा। यह हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमें अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। वो अकेला क्या नुकसान पहुंचाएगा बॉस? टोनी ने कहा। अगर वो किसी पार्टी का आदमी होता तो मशीन गन के एक ही बस में हम सबको ठिकाने लगा चुका होता। फिर वो है कौन बॉस? वो रेड इंडियन ही हो सकता है। आदम होर? दूसरों के मुंह से निकला। सारे रेड इंडियन आदम होर नहीं होते, माइक ने कहा। मगर हम वसूख से भी नहीं कह सकते कि वो आदम होर है या नहीं। फिर क्या करना है बॉस? टोनी ने पूछा। क्या हम उसे तलाश करें? दूसरे ने पूछा। इस वक्त जंगल में हमारे लिए मौत साबित हो सकता है, जबकि इस रेड इंडियन के लिए जो निगरानी कर रहा है, जंगल में हमारी निगाहों से बचना एक दिलचस्प खेल होगा। मैं समझा नहीं बॉस, टोनी ने कहा। क्या तुम इस अंधेरे में अंदाज़ा लगा सकते हो कि दलदल किस तरफ है और जहरीले सांप किस तरफ? नहीं बॉस, टोनी ने नफ़ी में सर हिला दिया। बस फिर उसे कैसे तलाश कर सकोगे जो निगरानी कर रहा है? एक तरकीब है बॉस, टोनी ने कहा। वो भी कह चलो। आप सब लोग रवाना हो जाएं, जाहिर है आपके पीछे वो भी जाएगा, बस उसके बाद मैं उसे दबोच लूँगा। अहमकाना ख्याल है, माइक ने कहा। वो क्यों बॉस? अगर वो हमारे पीछे दूर से आ रहा है तो उससे हमारी तादाद भी कितनी होगी। अब रवानगी पर जब एक उसे कम नजर आएगा तो वो चौंक पड़ेगा, तुम्हारा उसे पकड़ने का मंसूबा रह जाएगा। बॉस का ख्याल ठीक है, टोनी, दूसरे ने कहा। फिर अगर वो हाथ नहीं आया तो भी तुम्हारे लिए हम तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। बात ठीक है दोस्त, टोनी ने मुंह लटकाकर कहा। वो भी ये बात अच्छी तरह समझता था कि जगह जगह दलदलें मौजूद हैं और रात के अंधेरे में दलदल उसी वक्त नजर आएगी जब आधा जिस्म दलदल में फंस चुका होगा। चलने की तैयारी करो, माइक ने कहा, और वो चौंक पड़े। बॉस, क्या अब उस अहमक के इशारे का ताकुब नहीं करेंगे? टोनी ने पूछा। अब उसकी ज़रूरत नहीं रही, माइक ने कहा। जिस जगह वो चीज़ गिराई गई थी उस जगह का नक्शा हमारे पास भी मौजूद है, मगर सही सिम जानने के लिए हमने उसका ताकुब किया था। तो क्या बॉस, अब हम अपनी मंजिल पर उनसे पहले पहुंच सकते हैं? हाँ चलो, माइक ने कहा, और वो अपने घोड़ों पर सामान बार करने लगे। कुछ देर बाद वो एक सिमत में तेज़ी से सफ़र कर रहे थे। फायरिंग की आवाज़ें अब उनके करीब आती महसूस हो रही थी। फिर उन्होंने दूर एक जगह चिंगारियाँ सी देखी। ये फायरिंग से पैदा होने वाली आग थी। मालूम होता है वो लोग बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। टोनी ने माइक के करीब अपना घोड़ा दौड़ाते हुए सरगोशी की। हाँ, और यह हमारे लिए बहुत अच्छा है, माइक ने मुसरे से भरपूर लहजे में कहा। इस तरह हमारे लिए मैदान साफ हो गया है। बॉस, क्या ख्याल है उनकी मदद ना की जाए? टोनी ने गर्रा कर कहा। और खुद भी फंस जाएंगे। क्यों? माइक गर्राया। नो बॉस, एक तरकीब है, टोनी ने कहा। उन लोगों की बस्ती यहाँ करीब होगी। अगर हम वहाँ आग लगा दें तो इसे बचाने के लिए उस अहमक चाय की पार्टी छोड़कर बस्ती की जानिब दौड़ पड़ेंगे। हाँ ऐसा मुमकिन है, मगर हम ये नहीं चाहेंगे, टोनी, माइक गर्रा कर बोला। ऐसा करके हम अपने दुश्मन को सामने ले आएंगे। जैसे आपकी मर्जी बॉस, टोनी ने सर हिला दिया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग के इलाके से दूर होते जा रहे थे। माइक ने कुछ देर बाद घोड़ा रोक लिया। फिर जेब से टार्च निकाल कर टोनी को दी, जिसे उसने रोशन कर लिया। उसकी रोशनी माइक के हाथों पर डाली, जिसमें एक तय किया हुआ कागज़ दबा हुआ था। कागज़ खुलने पर किसी किस्म का नक्शा साबित हुआ था। माइक चंद लम्हे उसे देखता रहा। फिर उसने कुतुबनुमा निकाल कर सिमत का तयन किया और दोनों चीज़ें जेब में रख ली। टोनी ने टार्च बुझाकर उसे दे दी। जिसे जेब में डालकर माइक ने कहा, सही रुख पर जा रहे हैं, बस आगे जब खुला मैदान आएगा तो हमें जनूब की जानिब सफ़र करना होगा और उसके दूसरे किनारे पर पहुंचकर हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां वो चीज़ गिराई गई है। गोया वो सबसे पहले हम ही उस जगह पहुंचेंगे। हाँ चलो, माइक ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा, और एक मरतबा फिर वो आगे बढ़ने लगे। फायरिंग का इलाका अब इतना पीछे रह गया था कि वो उन चिंगारियों को भी नहीं देख सकते थे जो फायर से पैदा हो रही थी।
लेकिन वो उससे बिल्कुल ही बेखबर थे कि मौत उनका पीछा बड़ी खामोशी से कर रही है, भयानक मौत जिसका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। वो तादाद में 50-60 थे, बड़े बड़े जुगादरी भेड़िए, हाकी और मटियाले सफ़ेद जल्द वाले होनहार भेड़िए। वो इतनी खामोशी से उस जगह से उनके पीछे लगे थे जहाँ उन्होंने नक्शा देखा था कि हल्की सी आहट भी नहीं हुई थी। फिर जैसे ही वो उस हिस्से में पहुँचे जहाँ जंगल छतेरा हो गया, अचानक वो गर्राते हुए उन पर झपटे। सबसे पहले माइक चौंका था। खौफजदा होने वाला घोड़ा अचानक 2 टांगों पर खड़ा हो गया था। माइक कमर के बल ज़मीन पर गिरा और गिरते उसने दर्जनों चमकदार आंखों को अपने गिर्द देखा। बिजली की सी तेज़ी से उसने मशीन गन शाने से उतारी और ट्रैगर खींच दिया। सैकड़ों गराहटें उसने सुनी, मगर उसे दूसरा बस्ट मारने की हसरत ही रह गई। वो दर्जनों रोशन आंखें उस पर टूट पड़ी। बॉस, बॉस, जोसेफ ने इमरान को मुखातिब किया, हम इस तरह से नहीं जीत सकेंगे। यही मैं सोच रहा हूँ, इमरान ने कहा। कोई कोई तरकीब तुम्हारे जहन में है? सोच रहा हूँ बॉस, जोसेफ ने कहा। उनको किसी और तरीके से भगाना होगा, जल्द सोच चुको, इमरान ने कहा, वरना कहीं सरकुंडों की रूहें ना सरसराने लगे। बॉस, यहाँ तो नाम ना लो उनका, जोसेफ ने खौफजदा लहजे में कहा, वरना वो मिनटों में आ जाएंगी। अच्छा, जल्दी से सोचो कि उन जंगली सूरों से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। काश दिन होता बॉस, फिर क्या होता? मैं उनका देवता कानाहारी बन जाता। हाँ, इमरान ने सर हिलाकर कहा। अब क्या तरकीब हो सकती है? ये तो हज़ारों की तादाद में नज़र आ रहे हैं। बॉस, शुक्र करो उन्होंने भी आग लगे तीर नहीं फेंकने शुरू कर दिए, जोसेफ ने कहा, वरना जाने बचाना मुश्किल हो जाता। अभी उनकी बस्ती कितनी दूर होगी? इमरान ने पूछा। मालूम नहीं बॉस, जोसेफ ने कहा। जिस जगह आप हैं वहाँ से निस मील के फासले पर उनकी बस्ती है। दफातन ट्रांसमीटर से आवाज़ आई। मोतू का कहना है कि ये बस्ती हमारी राह में पड़ेगी। ठीक है, इमरान ने कहा। फायरिंग करते हुए भी उसका जहन जंगलियों के दस्त बर्द से बचने की तरकीब सोच रहा था। वो जानता था कि कुछ ही देर और वो फायरिंग के ज़ोर पर उनके सैलाब बेपनाह को रोक सकते हैं। उसके बाद जब उनको होश आएगा और वो जुनून सवार होगा तो वो गोलियों की परवाह के बगैर ही उन पर चढ़ दौड़ेंगे, फायरिंग की रेंज में घुस आएंगे और उनकी स्टेन गनें भी उनको ना रोक सकेंगी। वो ऐसा वक्त आने से पहले ही कुछ कर गुजरना चाहता था, कोई ऐसा कदम उठाना चाहता था कि जंगलियों से छुटकारा मिल जाता। बॉस, एक तरकीब समझ में आई है, जोसेफ ने कहा। जल्दी बोल कालिए, क्यों ना हम बम इस्तेमाल करें बॉस, आग लगाने वाले बम। उससे कुछ नहीं होगा, इमरान ने कहा। दफातन उसकी आंखें चमकने लगी। ऐसा लगा जैसे उसकी रेडीमेड खोपड़ी में कोई तरकीब आ गई हो। जोसेफ जा और जाकर सफदर को इधर ले आ। मगर बॉस, मैं कैसे तलाश कर सकूँगा? दिल की आंखों से इमरान ने कहा। जल्दी करो, वो शायद अब अंदर घुस आने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। अच्छा बॉस, जोसेफ ने कहा, अगर जोसेफ मगोंडा जहरीले तीरों ही का शिकार बनने वाला है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। जल्दी कर, इमरान गर्रा कर बोला और जोसेफ उसके पास से हट गया। 2-3 ही मिनट बाद उसने जोसेफ और सफदर को अपने करीब महसूस किया। बॉस, ये सफदर साहब तो हमारे बराबर वाले दरख्त के पीछे थे, जोसेफ ने बताया। और इमरान सामने से आने वालों पर स्टेन गन का बस्ट मारकर सफदर से मुखातिब हुआ। तुम्हें जो सिगरेट केस दिया गया था वो कहाँ है? मेरी जेब में, सफदर ने कहा। क्या आपको दो? नहीं, उसे निकाल कर 3 सिगरेट मुझे दे दो। इमरान ने कहा। फिर जैसे अपने मोर्चे पर जाकर एक सिगरेट निकालना और 1 मिनट बाद उसे सुलगा कर हाथ सर से बुलंद कर देना। इससे क्या होगा? बच्चा होगा तुम्हें डैडी कहेगा, इमरान कर आया। अच्छा जनाब, ऐसा ही करता हूँ, सफदर ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। मैं सिगरेट सुलगा कर उसे सर से बुलंद कर दूंगा और एक से दूसरा कश हरगिज़ मत लेना, इमरान ने कहा। और कश भी उसी हद तक हो कि सिगरेट सुलग जाए। बेहतर जनाब, सफदर ने 3 सिगरेट इमरान को पकड़ाते हुए कहा। जोसेफ, ये 2 सिगरेट हावर और चौहान को पहुंचा दो। लाओ बॉस, जोसेफ ने कहा और सिगरेट लेकर खिसक गया। सफदर भी इमरान का इशारा पाकर खिसक लिया। इमरान ने सिगरेट होंठों से दबा ली। फिर जैसे उसने महसूस किया कि 1 मिनट हो चुका है, लाइटर से उसे सुलगा ली और धुआं हालत में पहुंचाए बगैर वो बाहर उगलकर सिगरेट सर से बुलंद कर ली। शायद 20 मिनट गुजरा होगा, अचानक सिगरेट से तेज़ किस्म की रोशनी निकली। ऐसी ही रोशनी जैसी फुलझड़ी जलाने से पैदा होती है। फिर ये रोशनी इमरान ने अपने मुकब में भी 3 जगह देखी। ये रोशनी सिगरेट के मुंह से इस तरह निकल रही थी जैसे वेल्डिंग गन के नोज़ल से शोला निकलता है। इस रोशनी का आता हुआ असर हुआ था। पहले जंगलियों के घोड़े दौड़ते दौड़ते रुके थे, फिर ऐसे लगा जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। दूसरे लम्हे एक के ताक़ुब में दूसरा उनके मुखालिफ सिमत अपनी बस्ती की जानिब दौड़ रहे थे। रोशनी लम्हा ब लम्हा बढ़ती जा रही थी। उसके साथ ही जंगलियों के घोड़ों की टापें मादूम होती जा रही थी। फिर वहाँ सन्नाटा छा गया। उसी लम्हे अचानक वो रोशनी गायब होकर इमरान ने सिगरेट फेंक दी। वाह वाह बॉस, जोसेफ ने कहा, ये तो जादू हो गया। ये सब क्या था इमरान साहब? सफदर ने करीब आते हुए पूछा। जादू का गोला था प्यारे, जिसने सबको भगा दिया। अब क्या करना है?
जल्दी से एक जगह जमा हो जाओ, हमें अभी आगे बढ़ना है। इतनी तारीकी में सफदर हिचकिचा कर बोला, हाँ वरना दिन की रोशनी में ये फिर पलट कर आ जाएंगे। इमरान ने कहा, उस वक्त शायद कोई शोभा काम ना दे सकेगा। फिर सफदर ने कुछ नहीं कहा और वो वापस हो गया। ठीक उसी लम्हे किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई दी। इमरान ने गन सीधी कर ली। आने वाला सामने से ही आ रहा था। फिर वो नज़र आ गया। उसने दोनों हाथ सर से बुलंद कर रखे थे। घोड़े की लगाम उसके दांतों में फंसी हुई थी, लेकिन वो जंगली नहीं था। मोमी, ये तुम हो? इमरान उसे पहचानते हुए ज़ोर से कहा, हाँ सर, ये मैं हूँ। आने वाले ने हाथ गिराकर लगाम पकड़ते हुए कहा, क्या रहा, तुमने उनको कहाँ छोड़ा? इमरान ने मोमी के करीब आ जाने पर पूछा। आने वाला इमरान का मुकामी एजेंट था। बोला, वो यहाँ से तकरीबन 2 मील के फासले पर मौत का शिकार हो गए हैं सर। क्या? इमरान चौंक पड़ा। मैं ठीक कह रहा हूँ सर, मोमी ने कहा। वो आपका ताक़ुब कर रहे थे और उनकी हिदायत पर मैं उनका। जब आपकी आदमखोरों से ठनी हुई थी वो आगे रवाना हो गए थे, मगर दलदली मैदान के करीब उन पर होनहार भेड़ियों ने हमला कर दिया। होली फादर, जोसेफ ने जल्दी से कहा, बोस उनसे कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा, क्योंकि ये भेड़िए जब हमला करते हैं 150 मिलकर करते हैं। जोसेफ का ख्याल सही है सर, मोमी ने कहा। मैं अगर उन लोगों से दूर ना होता तो मैं भी जिंदा ना बच पाता। गोया एक पार्टी ख़त्म हो गई, इमरान ने कहा। यस सर, अब सिर्फ 3 पार्टियां बाकी हैं, मोमी ने कहा। तुम पैराडोन को क्यों भूल जाते हो? इमरान ने कहा। वो हबीज कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मिलेगा। शायद वो भी ताक में हो, जोसेफ ने कहा। नो बॉस, अब आपके हुक्म में कोई नहीं है, मोमी ने कहा। दलदली मैदान यहाँ से कितने फासले पर है? इमरान ने पूछा। शायद 2-2.5 मील का फासला होगा सर, और उन जंगलियों की बस्ती वो रास्ते में पड़ेगी, मगर हम उससे हटकर सफ़र करते रहेंगे। हाँ, इमरान ने कहा और जेब से वाटर प्रूफ कपड़े पर बना हुआ नक्शा निकाल लिया। उसमें कई दायरे बने हुए थे और वो दायरे एक के अंदर एक थे। जंगलियों की बस्ती इस जगह है सर, मोमी ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा। ठीक उसको यहाँ ही होना चाहिए, इमरान ने कहा, क्योंकि इससे आगे ये छोटे छोटे पीले धब्बे दलदली मैदानों की निशानदेही करते हैं। हमें भी उसी तरफ जाना होगा सर, मोमी ने पूछा। हाँ, उसी राह पर दलदली मैदान अबूर करके हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे। लेकिन सर, ये इलाका होनहार भेड़ियों से भरा हुआ है, मोमी ने कहा। उनका आप क्या करेंगे? फिक्र ना करो, इमरान ने कहा, कोई ना कोई सूरत निकल ही आएगी। क्यों ना आप दिन में सफ़र करें सर, मोमी ने कहा। दिन में उनका खतरा बहुत कम हो जाएगा और आदमखोरों का खतरा बढ़ जाएगा, इमरान ने कहा। उनसे तो निपटा जा सकता है सर। नहीं, इमरान ने कहा, मैं हर कीमत पर सुबह होने से पहले उनकी बस्ती से आगे बढ़ जाना चाहता हूँ। फिर जो आप हुक्म करें सर। घोड़े तैयार हैं? इमरान ने अपने साथियों को देखते हुए पूछा। जी हाँ, सब सामान बाहर कर दिया गया है, सफदर ने बताया। चलने से पहले एक बात गौर से सुन लो, इमरान ने कहा। जब भेड़ियों की मौजूदगी महसूस करो तो उन पर भरपूर अंदाज में फायरिंग करना। ये आप क्या कह रहे हैं सर, मोमी ने कहा। इस तरह तो भड़क जाएंगे। भड़क जाने दो, इमरान ने कहा। मैं चाहता हूँ कि वो अपने ही साथियों के गोश्त की ज़ियाफ़त उड़ाएं। आपका मतलब यह है कि गोलियों से मरने वालों पर दूसरे टूट पड़ेंगे, मोमी ने हैरत से पूछा। हाँ, उनकी बू उनको अपने ही मुर्दा साथियों को चीरने फाड़ने में मशगूल कर देगी, इमरान ने कहा, और हम ये इलाका अबूर कर जाएंगे। तरकीब अच्छी है सर, मोमी ने कहा। कारीगर हो गई तो कामयाबी यकीनी हो जाएगी। चलो, इमरान घोड़े को एड़ लगाते हुए कहा। मोमी, तुम आगे चलकर सबकी रहनुमाई करोगे। बेहतर सर, मोमी ने कहा, और उसने अपना घोड़ा आगे निकाल लिया, जबकि इमरान सबसे पीछे रह गया। जोसेफ उसके साथ था। सुन रहे हो काले सिफर, इमरान ने जेब में बड़े ट्रांसमीटर पर झुकते हुए कहा। जी हाँ, मैंने सब कुछ सुन लिया है, ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। तुम्हें हर दर्जे मोहतात रहना होगा। बेफिक्र रहे इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई। मैं भेड़ियों से अपने आप को और मोतू को बचा लूँगा। अगर कोई खतरा हो तो फिर तुम बू वाले बम इस्तेमाल करोगे। उसकी नौबत नहीं आएगी जनाब, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं भी आप ही का बताया हुआ नुस्खा इस्तेमाल करूँगा। वेरी गुड, इमरान ने कहा। मैं आपसे सिर्फ 30-40 गज पीछे रहूँगा जनाब, यही बेहतर है। इस तरह तुम रास्ते को देखते रहोगे। आपने मोमी को आगे भेजा है ना, ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। हाँ, क्यों, क्या बात है? उसके साथ किसी और को भी कर दे, ऐसा ना हो कि भेड़ियों उस पर चढ़ दौड़े और वो बेचारा उनका शिकार बन जाए। उसकी फ़िक्र मत करो, इमरान ने कहा। तुम उकब का ख्याल रखो। आप बेफिक्र रहें जनाब, ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ आई और उसने ट्रांसमीटर जेब में डाल लिया। घोड़े दरमियानी रफ्तार से दौड़ रहे थे, गो कि इस इलाके में रात के वक्त किसी अनजान आदमी का सफ़र करना अपने आप को हलाकत में डालने के मुतरादिफ था। मगर वो चल रहे थे बड़े खतरे से बचने के लिए, बड़ा खतरा मोल लेने पर मजबूर। बॉस, जोसेफ ने अपना घोड़ा इमरान के करीब करते हुए कहा। क्या बात है, तुमने कुछ सुना बॉस? जोसेफ ने कहा। क्या सरकंडों की रूहें आ गई हैं? इमरान ने जवाबन कहा। ऐसा ही समझ लो बॉस, मैं अपने चारों तरफ हबीस रूहों को मंडलाता महसूस कर रहा हूँ, जोसेफ ने कहा। तुम भी महसूस करो बॉस। तो तुम्हें हबीस रूहें नज़र आ रही हैं, इमरान ने कहा और खुद भी गौर से किसी आवाज़ को सुनने की कोशिश करने लगा।
हाँ बॉस, उनकी सरसराहटें सुन रहा हूँ, जोसेफ ने अजीब से लहजे में कहा। ऐसे लग रहा है बॉस जैसे वो हमारे साथ दौड़ रही हैं। अबे अहमक, वो भेड़िए हैं, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। रूहों के चक्कर से निकल आओ, वरना ये भेड़िए तुम्हें भी एक रूह बना देंगे। भेड़ियों ही की बात कर रहा हूँ बॉस, जोसेफ ने जल्दी से कहा। जब सरगुंडों की रूहें बेचैन होती हैं तो उन्हीं भेड़ियों में समा कर निकल पड़ती हैं और फिर हर तरफ तबाही और बर्बादी आ जाती है। होशियार रहो रूह के चाचा, इमरान ने उड़ाया। फिर उसने बुलंद आवाज़ में अपने सामने उन भेड़ियों की मौजूदगी से आगाह कर दिया। फिर एक साथ उनकी स्टैंड करने गरजी थी। दाएं और बाएं से उनकी झाड़ियों में ऐसा ही लगा जैसे जलजला आ गया हो। गराहटों और चीखों की आवाज़ें फिदा के स्कूत को तोड़ गई थी। वो बराबर फायरिंग कर रहे थे। अगर उन्होंने घोड़ों को काबू में ना रखा होता तो उनसे एक आध गिरकर भेड़ियों का शिकार बन चुका होता। कुछ देर बाद भेड़ियों की गराहटें पीछे रह गई और वो इस हद से निकल आए। मशरकी उफक पर सफ़ेदी फूटने लगी और जंगल तरह तरह के परिंदों की आवाज़ों से गूंजने लगा। काले सिफर, इमरान ने ट्रांसमीटर में कहा। यस सर, ब्लैक ज़ीरो की मुस्तैद आवाज़ आई। ठीक होना? जी हाँ जनाब, ब्लैक ज़ीरो की हंसती हुई आवाज़ आई। आपने उनके लिए शिकार इतना अहम फ्राहम किया कि वो किसी और जानिब तवज्जो ही नहीं दे सके। इसके अलावा कोई और चारा कार भी तो नहीं था। अब आप कहाँ तक सफ़र करेंगे जनाब? हम दलदली हिस्सा पीछे छोड़ आए हैं, इमरान ने कहा। आगे एक दरिया है, उसे अबूर करते हुए हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएंगे। गोया हम अब बाहरी दायरे में दाखिल होने वाले हैं। हाँ, और अब तुम्हें मोतों से बेहद होशियार रहने की ज़रूरत है। आप फिर उस पर शक कर रहे हैं बॉस? बस जो कहा है उस पर अमल करो, इमरान ने कहा। नतीजा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। जो हुक्म जनाब आली। हम लोग दरिया के किनारे रुकेंगे, इमरान ने कहा। तुम भी करीब ही रहना। यस सर, ब्लैक ज़ीरो का जवाब सुनकर उसने ट्रांसमीटर दोबारा जेब में डाल लिया। ऑफ भी नहीं किया। बॉस, मैं पानी की बू सूंघ रहा हूँ, जोसेफ ने कहा। आस पास कोई दरिया ज़रूर होगा। हाँ, यहाँ करीब ही दरिया मौजूद है, इमरान ने कहा। जो हम वहाँ पर पड़ाव डालेंगे। आह मेरा देश, जोसेफ ने मुसर्रे से भरपूर लहजे में कहा। मैं सालों बाद आज अपने देश के दरिया में नहाऊंगा बॉस। अभी यहाँ तो नहाने आया है? अब आया हूँ तो नहा भी लूँगा। अच्छा अच्छा, बस बातें मत बना, इमरान ने कहा। और एक ही साफ सी जगह देखकर उसने घोड़ा रोक दिया। वो सब भी रुक गए थे। इमरान ने ऐलान किया कि वो कुछ देर यहाँ रुकेंगे, उसके बाद आगे रवाना होंगे। उन्होंने लंबी लंबी घास वहाँ से साफ़ की और इसी कटी हुई घास को बिछा कर बैठ गए। जूलिया ने स्टोव जला लिया और खुश्क गज़ा की डिब्बे खोल रही थी। महफूज ज़हीरे में से पानी निकाल कर उसे चाय चढ़ा दी। उनके साथ पानी की पखाली भी थी, इसलिए पानी की तरफ से उनको किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई। इमरान एक जगह बैठकर नक्शे को देख रहा था। फिर उसने कुतुबनुमा निकाल कर सिर का तयन किया और नक्शा लपेट कर जेब में रख लिया। मोतों से 10 गज के फासले पर घास के बिस्तर पर लेटा खा पी कर वो आपस में बातें करने लगे। तुम्हारा देश जितना खूबसूरत है जोसेफ, इतना ही खौफनाक भी है, जूलिया जोसेफ से कह रही थी। आपको पसंद आया मिसी? जोसेफ ने दांत निकालते हुए पूछा। अफ्रीका हमेशा से पुरस्कार रहा है, जूलिया ने कहा। मेरी ख्वाहिश ये थी कि कभी इस तरफ आऊँ। वो ख्वाहिश दफातन जुमला अधूरा रह गया। इमरान बड़े ज़ोर से चीखा था और वो उछल कर सफदर और हावर बड़ी तेज़ी से मुड़े। उनसे चंद कदम के फासले पर 2 चीते एक दरे की जड़ के करीब खड़े हुए थे। इंतहाई खूबसूरत और कुदरत के हुस्न का शाहकार। उनके लबों पर पड़ी हुई धारियाँ चमक रही थी, लेकिन उनकी आंखें, बस ऐसा लगा जैसे वो सकते किसी कैफियत में बैठे रह गए। हिलना मत, इमरान की आवाज़ उभरी, मगर उनमें हिलने की सकत ही कहाँ थी। वो तो इन होनहार खूबसूरत दरिंदों को करीब देखकर सकते में ही रह गए। मिसी, तुम खुद खौफजदा मत होना, जोसेफ ने कहा। नहीं तो, जूलिया ने जवाब दिया। मैं इन्हें मार लूँगा, जोसेफ ने कहा। रोज़ टेनगन सीधी करने लगा। उसकी हरकत आहिस्ता थी, लेकिन कि हल्की सी सरसराहट तक नहीं हो रही थी। फिर उसने स्टेन कर उन चीतों की तरफ मोड़ा ही था कि इमरान गराया। नहीं, फायर मत करना, वरना अपने साथियों को जख्मी कर दोगे। फिर बॉस, इसी तरह बैठे रहो, इमरान ने कहा। वो आहिस्ता आहिस्ता एक दरख्त की जड़ की तरफ खिसक रहा था, जहाँ से वो उन दोनों चीतों पर इस तरह फायरिंग कर सकता कि उसके किसी भी साथी को दिख ना पहुँचती। मगर अचानक बाएं से इनसे स्टेन का बस्ट आया। दोनों चीतों ने चिंगारा, फिर ज़मीन से कई फुट उछल कर गिरे और तड़पने लगे। वो अपने बड़े बड़े और खौफनाक जबड़े खोलते, उनको ऐसी दरिंदगी आलूद निगाहों से घूरते जिसमें नफ़रत ही नफ़रत थी। फिर दांत कटकटाने लगते। कुछ देर बाद वो ठंडे हो गए। कौन था ये? सख्ती की कैफियत ख़त्म होती ही जूलिया के मुंह से निकला। पता नहीं, हावर ने कहा। होश आ गया तुम लोगों को? इमरान ने करीब आते हुए पूछा। फायरिंग किसने की थी? जूलिया ने पूछा। वो लोग अब हवासों में आ गए थे। एक्सट्रो के अलावा और कौन हो सकता है? इमरान के अल्फाज उन पर बम की तरह गिरे थे। ब्लैक ज़ीरो इस वक्त तक अपनी जगह खड़ा रहा जब तक दोनों चीते ठंडे नहीं हो गए। वो घास में छुपता हुआ पीछे हट गया। मोतू ने उसकी तकलीफ की। आप अपने साथियों के साथ क्यों नहीं रहते सर? मोतू ने पूछा। मैं उनसे अलग रहकर ही उनकी हिफाजत कर सकता हूँ। ओहो, क्यों, तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा?
अच्छे की बात नहीं है सर, मोतू ने कहा। इस तरह आप अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं। वो कैसे मोतू? अगर आप जंगलों में घिर गए तो, मोतू ने कहा। जब तक ये लोग आपकी तरफ आएंगे जंगली आपके टुकड़े कर चुके होंगे। ऐसा नहीं होगा मोतू, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हम पल पल की खबर आपस में रखते हैं। मेरा ख्याल यही था सर कि आप साथ रहते। छोड़ो उसे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और ज़रा आगे चलकर दरिया का जायज़ा लेते हैं। वहाँ दरिया पार करने का कोई रास्ता नहीं है सर। क्यों? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। क्या उस तरफ दरिया पार आबादी नहीं है? मुमकिन है हो, मोतू ने कहा, मगर मेरे इल्म में नहीं। आओ देख लेते हैं। ब्लैक ज़ीरो ने अपना घोड़ा खोलते हुए कहा। फिर उसने रकाब में पैर रखा और घोड़े पर सवार हो गया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता घोड़े दौड़ाते हुए दरिया की तरफ बढ़ने लगे। नक्शे के हिसाब से दरिया निस मील के अंदर ही अंदर होना चाहिए। अगर वहाँ दरिया पार करने का कोई ज़रिया नहीं हुआ तो फिर सर? मोतू ने पूछा। आप क्या करेंगे? दरिया तैर कर भी तो पार किया जा सकता है। यहाँ इन दिनों दरियाओं में बहुत तेज़ी है सर, मोतू ने कहा। एक नाला भी तैर कर पार करना मुश्किल हो जाता है। अगर दरिया की दूसरी तरफ आबादी है जैसा कि नक्शे से जाहिर है, तो यहाँ पर दरिया पार करने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होगा। शायद कोई कश्ती मिल जाए, मोतू ने कहा। और वो रास्ता तय करते रहे। जंगल में अब सूरज की किरणें नज़र आने लगी और वो रंग बिरंग परिंदों को टुकड़ियों की शक्ल में परवास करता देख रहे थे। दरिया निस मील से भी पहले नज़र आ गया। वो कम से कम 150 फुट चौड़ा था और मोतू के बयान के मुताबिक बहुत तेज़ी से बह रहा था। किनारे के पत्थरों से उसका पानी का टुकड़ाव छींटे उड़ाता और झाग पैदा करता रवां दवा था। यहाँ तो दूर दूर तक कोई पुल नज़र नहीं आ रहा, मोतू ने दाएं बाएं देखते हुए कहा। तुम्हारा ख्याल सही है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। दरिया की चौड़ाई बहुत है। यहाँ कोई कश्ती भी नज़र नहीं आ रही, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हमें दरिया से कितने आगे तक जाना होगा सर? बस 2-4 फरलांग, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। फिर हम अपनी चीज़ की तलाश का आगाज़ कर देने के लिए यहाँ तक आए हैं। हो सकता है वो दरिया के इसी किनारे पर गिरी हो, मोतू ने ख्याल जाहिर किया। नहीं, वो दरिया की दूसरी तरफ ही गिरे हैं। फिर दरिया पार कैसे होगा सर? तुम ही बताओ, ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। तुम तो यहाँ के बासी हो, हमें लकड़ियाँ काट कर डोंगी बनानी पड़ेगी, मोतू ने कहा। इसके अलावा दरिया का और कोई ज़रिया नहीं। लेकिन डोंगी बनाने का वक्त नहीं है। वो क्यों सर? डोंगी बनाते रात हो जाएगी, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। और रात को फिर ना सिर्फ जंगलियों का डर होगा बल्कि भेड़िए भी आ सकते हैं। फिर सर दूसरा तरीका क्या हो सकता है? मोतू ने कहा। हमें तैरकर ही दरिया पार करना होगा। तैरना मुझे दुश्वार नज़र आ रहा है सर। वो क्यों? पानी का धारा बहुत तेज़ है सर। इसके लिए हम रस्से का सहारा लेंगे, मोतू, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, और आसानी से दरिया पार कर लेंगे। एक इससे भी बड़ी मुश्किल दरपेश हो सकती है सर, मोतू ने दरिया के पानी में बगौर देखते हुए कहा। वो क्या? ब्लैक ज़ीरो ने खुद भी दरिया के पानी में देखते हुए पूछा। पानी में छोटी बड़ी मुख्तलिफ इकसाम की हज़ारों मछलियाँ तैरती फिर रही हैं। क्या आपने दरिया में कोई ख़ास बात महसूस नहीं की सर? मोतू ने पानी की जानिब इशारा करते हुए कहा। अगर तुम्हारा इशारा मगरमच्छों की जानिब है तो मुझे अब तक कोई भी मगरमच्छ नज़र नहीं आया, ब्लैक ज़ीरो ने तवज्जो से पानी की सतह के नीचे देखते हुए कहा। आप उन हज़ारों मछलियों को देख रहे हैं सर? हाँ, क्यों? ये गोश्तखोर मछलियाँ हैं सर, मोतू ने कहा। मैं इनके इकसाम से वाकिफ़ हूँ। जैसे ही कोई जानदार पानी में उतरेगा ये उसका गोश्त चट कर जाएंगी और सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह जाएगा। अरे, ब्लैक ज़ीरो के मुंह से निकला। क्या तुम्हें यकीन है मोतू की ये मछलियाँ आदमखोर मछलियाँ हैं, गोश्तखोर? हाँ सर, मोतू ने कहा, और उसका तजुर्बा भी हुआ जाता है। वो कैसे? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हम कोई जानवर शिकार करके दरिया में डाल देते हैं। गुड आइडिया, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, और वो चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लगे। उन्हें किसी जानवर की तलाश थी जिसे वो मार कर दरिया में डाल सकें। जल्द ही उनको एक झाड़ी में बैठा हुआ एक कवि सुअर नज़र आ गया। उसे फायर करके गोली मारूं सर? मोतू ने पूछा। फायर की आवाज़ दूर तक जाएगी? वो तो लाजमी है सर, ठहरो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। फिर वो घोड़े से उतरा और लगा मोतू को थमा दी। फिर उसने जेब से साइलेंसर लगा रिवाल्वर निकाला और दबे कदमों आगे बढ़ने लगा। हर लम्हा अच्छा था कि सुअर आहट सुनकर चौंक न जाए। ये भी इम्कान था कि वो उस पर हमला कर देता, मगर ऐसी सूरत ब्लैक ज़ीरो के हक़ में जाती थी। वो इस सूरत में आसानी से उसे शिकार बना सकता था। इतने करीब पहुंचकर जहां रिवाल्वर की गोली काम कर सकती थी, वहाँ सुअर के सर का निशाना लिया और पे दर पे 2 फायर किए। सुअर गोलियां खाकर उछला और ज़मीन पर गिरकर साकत हो गया। उसकी भेजे में बहुत चौड़ा सुराग बन गया था जिससे खून उबल रहा था। उन दोनों ने सुअर को घसीटा और दरिया के किनारे ले गए। फिर ब्लैक ज़ीरो ने अपने थैले से लंबी सी नायलॉन की डोरी निकालकर सुअर की कमर से बांधी और दोनों ने उसे पकड़कर झुलाया और दरिया में उछाल दिया। सुअर बड़े जोर से पानी में गिरा। उसने डोरी पकड़ ली। चंद लम्हे सुअर पानी में बहता नजर आया। फिर ऐसे लगा जैसे दरिया के इस हिस्से में तूफान आ गया हो और वो सुअर ताज़ा सुअर निगाहों से ओझल हो गया। ब्लैक ज़ीरो ने सुअर के गिर सैकड़ों छोटी बड़ी मछलियों को देखा। फिर 5 मुश्किल से गुजरे होंगे कि सुअर सतह पर उभर आया और ब्लैक ज़ीरो चौंक पड़ा। डोरी से सुअर की जगह उसका ढांचा बंधा नजर आ रहा था।
क्या ख्याल है सर, मोटू ने पूछा। तुमने ठीक कहा था, ब्लैक ज़ीरो ने पुरतशवीश लहजे में कहा। उसे बाहर निकाल कर डोरी खोल दो। मेरा ख्याल है सर, मोटू ने कहा, अगर नक्शे में यहाँ आगे बस्ती दिखाई गई है तो उस तक जाने के लिए यकीनी तौर पर कोई रास्ता ज़रूर होगा, मगर उसे तलाश करने के लिए वक्त की ज़रूरत है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, और हमारे पास वक्त की ही कमी है। ऐसा करते हैं बॉस, दरिया के किनारे किनारे चंद मील तक चलते हैं, अगर कोई रास्ता है तो वो ज़रूर मिल जाएगा। मजबूरी है, ब्लैक ज़ीरो ने घोड़े पर बैठते हुए कहा, और डोरी मोटू के हाथ से लेकर दोबारा थैले में डाल दी और घोड़े आगे बढ़ा दिए। वो 1 मील तक दरिया के साथ साथ चलते रहे, मगर उनको रास्ता नहीं मिला। दरिया का पाट कहीं 150 गज से बढ़ जाता और कहीं वो 100 गज तक रह जाता। क्या हाल है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। एक जगह घोड़ा रोकते हुए पूछा, क्या इस जगह भी वो गोश्त और मछलियाँ होंगी? यह दरिया उनसे भरा पड़ा है सर। आओ वापस चलें, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उसका जहन बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि आखिर वो किस तरह से दरिया पार करेंगे सर। मोटू ने कहा, सिवाय डोंगी बनाने के और कोई चारा नहीं, और हमारे पास उसका वक्त नहीं, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मजबूरी है सर, मोटू ने कहा, अगर हम अभी से कोशिश करें तो शाम होने से कबल डोंगी बनाकर दरिया पार कर सकते हैं। चलते रहो, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। उसका जहन मुसलसल इसी मसले पर गौर कर रहा था। वो सोच रहा था कि नक्शे में जब दरिया की दूसरी जानिब 10-12 मील दूर आबादी मौजूद है तो दरिया पार करने का कोई ज़रिया भी ज़रूर होगा। अब वो दरिया के दूसरे रुख पर आगे बढ़कर देखना चाहता था। मुमकिन था उस तरफ कोई रास्ता होता। सर, क्या उस राह पर आगे बढ़ेंगे? मोटू ने पूछा। हाँ, बढ़ना ही पड़ेगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। चलिए इस तरफ भी देख लेते हैं, मोटू ने कहा, और वो दरिया के साथ साथ आगे बढ़ने लगे। उस सिमत में वो अभी मील भर भी रास्ता ना तय कर पाए होंगे कि ब्लैक ज़ीरो चौंक पड़ा। उसने जल्दी से घोड़े को एड़ लगाई और उससे बढ़ने लगा, जिससे कोई लंबी सी गोल शय घास में नज़र आ रही थी। वो हमारा सर, मोटू चिल्लाया, ये तो कोई कश्ती मालूम होती है। हाँ, कश्ती है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। वो सर पहुंच चुके थे। ये काफ़ी बड़ी और मजबूत कश्ती थी। उसकी बनावट इस किस्म की थी कि उस पर घोड़ों समेत सवार हुआ जा सकता था। कश्ती के करीब ही दर्जनों बड़े बड़े चप्पू रखे हुए थे। उन दोनों ने मिलकर चप्पुओं की मदद से कश्ती सीधी की। वो चूँकि ढहलवान पर रखी हुई थी इसलिए आसानी से सीधी हो गई, वरना उसे सीधा करने के लिए कम से कम 6-7 आदमियों की ज़रूरत पड़ती। कश्ती की बनावट जाहिर करती थी कि वो जंगलियों के हाथों का कारनामा है। कश्ती के पैंदे में पहिए लगे हुए थे ताकि उसे दरिया में डाला जा सके। सर, ये मरहला तो आसानी से तय हो गया। हाँ, ये तो तय हो गया, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मगर वो सोच रहा था कि उसके साथी तो दरिया पार कर जाएंगे, मगर वो कैसे दरिया पार करेगा? जाहिर है वो अपने साथियों के साथ तो दरिया पार कर नहीं सकता। वो सोचता रहा, जहन उलझा हुआ था। हर काफ़ी सोच विचार के बाद एक तरकीब उसके जहन में आई। हमें कश्ती दरिया में डालनी पड़ेगी। वो क्यों सर? इसलिए कि एक मरतबा हमें दरिया पार जाकर वापस आना होगा। मैं समझा नहीं सर। हम पहले एक रस्सी दरख्त से बांधेंगे, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, फिर घोड़ों से में दरिया पार करेंगे। दूसरे किनारे पर सामान और घोड़े छोड़कर उस तरफ आने से पहले रस्सी का दूसरा सिरा दूसरे किनारे के दरख्त से बांध देंगे। समझ गया सर, मोटू ने कहा। वापस आकर हम कश्ती यहाँ छोड़ देंगे और डोरी पर लटक कर दूसरे किनारे पर पहुँच जाएंगे। गुड आदमी ज़हीन हो, ब्लैक ज़ीरो ने तारीफ़ की। चलिए फिर काम शुरू करें सर, मोटू ने कहा।